हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो है हिंदी के पत्र लिखने की। हिंदी में पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सभी क्लासों के लिए जो उपयुक्त है, सभी क्लासों का ये औसतन जो है मैंने बताया है। आप इसे 10वीं कक्षा में भी प्रयोग कर सकते हैं, 9वीं में, 8वीं में, छठी से लगा करके और 10वीं तक की जो है आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी में पत्र कैसे लिखा जाता है उसे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रारूप क्या होता है, उनके अंक विभाजन क्या होता है। आज इन सब पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हिंदी में पत्र कैसे लिखें, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सर्वप्रथम पत्र के प्रारूप को समझें। बिल्कुल, देखो, प्रारूप मतलब परफॉर्मा, यानी कि पत्र में किस जगह क्या लिखा जाता है, वो सही जगह पर लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है, इसका हमें ध्यान देना होगा। तो पत्र के प्रारूप के बारे में हमें पहले समझना होगा। ठीक है। दूसरा आता है शब्द सीमा का ध्यान रखें। देखो, शब्द सीमा, वर्ड लिमिट, जो शब्द सीमा होती है वह लगभग 100 से 120 शब्दों में होती है। ठीक है। तीसरा, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, हम अपनी बात को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। चौथा है अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने का तरीका क्या है। ठीक है। लिखने का तरीका और अभिव्यक्त करने का तरीका, दोनों में अंतर है। लिखने का तरीका आप किस तरह से लिख रहे हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, और अभिव्यक्त करने का तरीका यानी कि आपके मन में या आपके दिमाग में जो विचार हैं, जो भाव हैं, उन्हें आप लिखकर कैसे प्रकट करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं, परीक्षक, वो इस प्रकार की ही बातों का ध्यान रखते हैं कि इन्होंने जो है सही प्रकार से अभिव्यक्त किया है या नहीं। चौथा आता है अंकों का विभाजन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार हम सोचते हैं एग्जामिनर सिर्फ डायरेक्ट चेक करता है और नंबर दे देता है कि हाँ भाई इसके 4 मार्क्स आए हैं 5 में से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पर जो है अंक विभाजन का जो है अलग अलग पूरा पूरा जो आपको प्रारूप का आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, विषय वस्तु, इन सभी का जो है अंकों को गणना करने के बाद ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं कि इस विद्यार्थी के पत्र में कितने अंक आने वाले हैं। तो इन सभी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि वीडियो को पूरा देखें और पत्र लिखना आसानी से सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंक विभाजन। अंक विभाजन, देखो, जैसे 5 अंकों का जो है ये पत्र आता है, तो इसमें कौन कौन से अंक विभाजन की बातें आती हैं। सबसे पहली बारी आती है, देखो, आरंभ व अंत की औपचारिकताएं। ठीक है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक पत्र लिखा, यहाँ पर आपने पता लिखा, फिर दिनांक लगाई, फिर आपने जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में, फिर विषय वस्तु आपने डिटेल लिखी, और लास्ट में आपने समापन कर दिया। ये जो बिंदु आता है वो ये वाला भी आता है और लास्ट वाला भी आता है। यानी आरंभ और अंत की आपने औपचारिकता, मतलब आपने पता सही जगह लिखा है, दिनांक सही जगह लिखी है, सही तरीके से लिखी है, और समापन यानी आपका आपका नाम जो है आपने वो बहुत अच्छे से आपने समापन में किया है। वो आपको यहाँ पर दोनों का क्या मिलेगा, आपको पूरा 1 अंक मिलने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है। फिर बारी आती है दूसरी, विषय वस्तु के 2 अंक। विषय वस्तु क्या होती है, तो ये जो पूरी डिटेल लिखी हुई होती है, जिसमें हम पूरा कारण बताते हैं, अपना परिचय देते हैं, कारण बताते हैं, और हमें जो नीड यानी जो आवश्यकता होती है उसके बारे में जो हम बताते हैं कि हमें ये चाहिए, तो आप जो है इस कार्य को अवश्य करवा दें, इसकी अनुमति अवश्य दें। ये सब डिटेल जो हम फिल करते हैं उसे बोलते हैं विषय वस्तु, और इसके मार्क्स मिलने वाले होते हैं पूरे 2 अंक। ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा आता है भाषा, लैंग्वेज। इसका 1 नंबर होता है, और 1 नंबर हमारे ओवरऑल ये पूरा पत्र जो होता है, इस पूरे पत्र में जहाँ भी हमने कहीं भी लैंग्वेज से संबंधित यानी भाषा से संबंधित कई मात्राओं की गलतियाँ की हैं, शब्दों में गलतियाँ की हैं, हमने वाक्य सही नहीं बनाए हैं, हमने अपने विचारों को लिखने की कोशिश की लेकिन भाव प्रकट नहीं हो पाया, तो उन सभी का जो है भाषा का जो है ये 1 नंबर होता है। इसमें से आपके जो है वो आधे नंबर कट कर दिए जाते हैं। ठीक है। भाषा में 0 नहीं दिया जाता है।
फिर बारी आती है चौथा पॉइंट की, प्रस्तुति। इसका भी 1 नंबर होता है। ये पॉइंट जो होता है ये ओवरऑल सभी के लिए होता है, यानी आपने प्रस्तुति किस प्रकार से दी, प्रेजेंटेशन कैसे दिया। आपने पहले अपना परिचय दिया, आपने फिर कारण बताया, फिर आपको जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता के बारे में बताया। इस प्रकार से आपने प्रेजेंट कैसे किया अपने आप को, ठीक है, तो ये कहलाता है प्रस्तुति। तो यहाँ पर जो मार्क्स आएंगे वो भाषा का 1 अंक मिलेगा और प्रस्तुति का भी 1 अंक मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो अंकों की संख्या होने वाली है वो है 5 अंकों की, ठीक है। तो हमने देखा आरंभ व अंत की औपचारिकताएं, विषय वस्तु, भाषा और प्रस्तुति। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारा नेक्स्ट शब्द सीमा पर। अगला टॉपिक है हमारा शब्द सीमा। देखो शब्द सीमा में जो है 100 से 120 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 100 से 120। अब 100 से 120 शब्द कितने होते हैं, तो ध्यान रखो जो एक पेज होता है इस एक पेज में लगभग 100 शब्दों 80 से 100 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक पत्र जो होता है वो 100 शब्दों का भी हो सकता है, 110 120 का भी हो सकता है। तो आप इसी के आसपास लिखेंगे। और लिखने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जो ये पहला पेज नज़र आ रहा है यहीं से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ से लिखते रहेंगे तो मान लीजिए आपका जो है आपने कारण बताया, आपने समापन किया, लेकिन आपकी जो अंत की औपचारिकताएं हैं जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य है, बहुधी है, इस प्रकार, तो अगर इस पेज में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट सेकंड पेज में आप लिखेंगे और यहाँ लिख करके आप पूरा समापन कर देंगे और फिर मार्जिन बना देंगे। तो इस प्रकार से पूरा पत्र लिखना है, वो भी 100 से 120 शब्दों में। ये एक पेज में भी लिखा जा सकता है और दूसरे पेज पर भी लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेज में आप यहाँ पर बिल्कुल जो है इस तरीके से लिख दें कि समझ में ना आए, बल्कि आप दूसरा पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है। पहले अपना परिचय प्रस्तुति के रूप में दीजिए, फिर आप कारण बताइए और अंत में समापन के रूप में अपनी आवश्यकता बताइए। फिर बारी आती है पत्र के प्रकार। देखो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होता है, देखिए औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मल लेटर, ठीक है, और अनौपचारिक को कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर। अब इनमें अंतर क्या है सर? अंतर यह है कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो कार्यालय पत्रों के रूप में लिखा जाता है, ऑफिस टू ऑफिस। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को लिख सकता है, एक कार्यालय कर्मी दूसरे कार्यकर्मी को लिख सकता है, किसी व्यक्ति को भी लिख सकता है। विद्यालय में लिखे गए जितने भी प्रार्थना पत्र हैं वो सब जो है औपचारिक पत्रों में ही आते हैं, ठीक है। आप न्यूज़ एडिटर को आप लिख सकते हैं तो भी संपादकीय पत्र, शिकायती जितने भी आप कर सकते हैं वो सब शिकायती पत्रों में, वो सब औपचारिक पत्रों के ही भाग हैं। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो मित्रों को लिखे जाते हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो इन दोनों में एक खास अंतर है। औपचारिक जो है इसमें तो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, ओनली फॉर्मेलिटी, यानी हमें जो चाहिए वो कारण बता दिया और हमने वो कार्य पूरा करवा लिया। लेकिन अनौपचारिक पत्र में फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें हम क्या करते हैं, पत्र जो लिखते हैं वो अपनेपन की भावना से लिखते हैं, हमें अपनापन जताते हैं। मित्र को जो है झूठ नहीं बोल करके लिखेंगे, सगे संबंधी हुए तो वो भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए निमंत्रण पत्र अनौपचारिक पत्र का ही भाग है। तो निमंत्रण पत्र वो आपको देंगे तो आपसे झूठ थोड़ी ना कहेंगे कि भाई जो है विवाह है या जो वर्षगांठ है या कुछ भी, तो आपको जो है पधारना है, आपको निमंत्रित किया गया भोजन के लिए। वो कोई आपसे जो है प्रैंक थोड़ी कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है वो अपनेपन की भावना से आपको जो है निमंत्रण पहुंचाएंगे, तो ये कहलाएगा अनौपचारिक पत्र। तो दोनों में ये एक ही अंतर है कि औपचारिक पत्र में अपनेपन की कोई भावना नहीं होती, जबकि अनौपचारिक पत्र में अपनेपन की भावना अवश्य होती है। तो आपको पत्र के दोनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम उदाहरण की ओर। सबसे पहले प्रश्न की बारी आती है, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को प्रयोग के लिए आधुनिक उपकरण मंगवाने हेतु एक पत्र लिखना है। जो आपकी प्रयोगशाला है, जो लैब होती है, उस लैब में क्या हुआ है, उपकरण जो है वो काफ़ी पुराने हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अभी नए उपकरण और प्रयोग में लिए जाते हैं मॉडर्न अभी के समय में, तो वो उपकरण जो है हमारे विद्यालय की लैब में नहीं है। तो इसका अनुरोध करना है आपको प्रधानाचार्य जी को कि वो जो है नए उपकरण मंगवाएं ताकि जो है विद्यार्थी अच्छे से प्रयोग कर सके। तो प्रयोग के लिए आधुनिक उपकरणों को मंगवाने हेतु एक पत्र लिखना है और वो पत्र हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पत्र लेखन का हेडिंग आप ऊपर डाल सकते हैं।
लिखने वाले का पता यहाँ पर दिया हुआ है। देखो लिखने वाले का पता मतलब जहाँ हम पत्र खुद लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस यहाँ आएगा। अब एज ए स्टूडेंट यदि हम लिख रहे हैं तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है परीक्षा भवन। परीक्षा भवन, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा, जयपुर, राजस्थान। और यदि आप छात्रावास में रहते हैं तो आप जो है छात्रावास का भी आप पता लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है दिनांक की। दिनांक को कैसे लिखना है? तो दिनांक लिखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले दिनांक आप देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी वाली काउंटिंग में। और फिर उसके बाद आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1/6/2026। यदि आपको हिंदी की काउंटिंग नहीं आती है तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमने पहले ही वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो आप जो है 1 से लेकर के 100 तक नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 से लेकर 20 तक का ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो में आपको जो है पूरे 1 से 20 अंकों तक हिंदी काउंटिंग, साथ ही इंग्लिश काउंटिंग, देवनागरी अंक, ये सभी आपको जो है चारों प्रकार से काउंटिंग यहाँ बताई गई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रूप भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। संबंधित अधिकारी, जी हाँ, संबंधित अधिकारी में देखो सबसे पहले सेवा में, और फिर श्रीमान, श्रीमान में न में हलंत आएगा। प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम जैसा उपयुक्त लिखा हुआ है वैसा का वैसा विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। फिर बारी आती है अगला विषय की। विषय में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो विषय शब्द का उल्लेख करना है, और साथ ही देखो ध्यान रखना है कि जो विषय आप लिख रहे हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए। अब जैसे यहाँ हमें क्या मंगवाना है? आधुनिक उपकरण मंगवाने हैं। तो इन आधुनिक उपकरणों को मंगाने के लिए हमें यहाँ पर कारण नहीं बताना है कि वो टूट गए हैं, काम नहीं करते हैं, अभी आधुनिक रूप से वो काम में नहीं लिए जा सकते, डिजिटल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आपको कारण नहीं बताना है, आपको कारण वगैरह पूरी डिटेल बतानी है वो विषय वस्तु में, ठीक है। फिर बारी आती है संबोधन की। संबोधन में किस प्रकार से? देखो संबोधन का मतलब होता है हम किसी को बुलाकर कैसे कहते हैं। जैसे हम किसी को आवाज़ लगाते हैं तो अरे, महोदय, आप, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है यहाँ प्रधानाचार्य जी से क्या कहेंगे? मान्यवर, या आप महोदय भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऑब्लिक लगा के लिख देता हूँ मैं, महोदय भी आप लिख सकते हैं। फिर बारी आती है विषय वस्तु। विषय वस्तु जो है शुरुआत से लेकर के और पूरे अंत तक जो भी हम लिखते हैं वो विषय वस्तु के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसे बॉडी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आप लिखना कैसे है। देखो प्रस्तुति बताता हूँ मैं। प्रस्तुति में सबसे पहले देखो पढ़कर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम खुद के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद कारण बताएंगे, जो समस्या उसका कारण बताएंगे, और फिर उस समस्या का समाधान के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे, ठीक है। आग्रह नहीं करेंगे, निवेदन करेंगे। तो देखो मैं यहाँ आपको पढ़कर बताता हूँ। उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं ब वर्ग का छात्र रोहन हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय की प्रयोगशाला की ओर ले जाना चाहता हूँ। प्रयोगशाला में कई उपकरण सही नहीं हैं, कुछ उपकरण खराब स्थिति में हैं तो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे ठीक तरह से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। छात्रों को विज्ञान विषय में निपुण बनाने के लिए नवीन उपकरणों की आवश्यकता है। इन नवीन उपकरणों की सहायता से वे अपने प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं और नवीन ज्ञान सीख सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय की प्रयोगशाला के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करें, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में छात्र उन्नति कर सकें और आपकी अति कृपा होगी। तो एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा, आप जो ये सब कुछ लिखेंगे, ये पहला पैराग्राफ में वो समस्या के लिए लिखेंगे। आप समस्या बताएंगे कि समस्या क्या है, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपको समस्या का समाधान करने के लिए आपको निवेदन करना है। तो ध्यान रखें यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है जो आपको चाहिए। अंत में समापन कैसे करना है? तो समापन करने के लिए ध्यान रखें, आपको सधन्यवाद करना है। सधन्यवाद के आसपास जो है आपको लाइन छोड़नी है, और फिर बाद में आपको लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आपका नाम और आपकी कक्षा 10वीं बार, ठीक है। अगर गर्ल के लिए आता है तो शिष्य की जगह आपको, और यदि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, आपका आज्ञाकारी लिखूं, प्रार्थी लिखूं, तो सबसे अच्छा है आप भवदीय लिख दें बस। भवदीय या प्रार्थी, प्रार्थी भी लिख सकते हैं आप। प्रार्थी का मतलब प्रार्थना करने वाला। आपको एक बार फिर से यहाँ पर दोहरा देता हूँ। सबसे पहले लिखने वाले का पता आपको लिखना है। दिनांक के आसपास आपको एक एक लाइन छोड़नी है और दिनांक को इस तरीके से लिखना है।
फिर उसके बाद संबंधित अधिकारी लिखने हैं आपको। फिर आपको विषय का जो है यहाँ पर शॉर्ट में लिखना है कि क्या विषय आपको चाहिए। संबोधन आपको यहाँ पर बताना है। विषय वस्तु में पूरी डिटेल यहाँ पर आने वाली है। और समापन में आपको धन्यवाद करना है और लास्ट में आपको अपना नाम बताना है। हमने आज इस क्लास को देखा है कि कैसे पत्र लिखा जाता है। आपको जो है पुनः अभ्यास करें, कोई भी एक प्रश्न लेकर के उसका अभ्यास करें और उस पत्र को लिख करके आप जो है अच्छे से मैच कर सकते हैं कि मैंने सही जगह लिखा है या नहीं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप जो है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं, क्योंकि आपका फीडबैक बताना हमारे लिए जो है वो प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। और ऐसे ही आगे से आगे आपको और भी अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहेगी। आज की क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।